dear friends, welcome to my channel रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में और उसके पैसिव वॉइसेस के बारे में। तो मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, हर एक जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ पार्टिसिपल के बारे में, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने जेरेंड के पैसिव वॉइसेस के बारे में आपको बताया है। उम्मीद है आपने सारे वीडियोस को अच्छे से देखे होंगे। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस के बारे में। तो मेरा जो पार्ट 1 का वीडियो है पैसिव वॉइस यानी पार्टिसिपल के बारे में, उसमें मैंने जस्ट आपको पैसिव पार्टिसिपल करके मैंने उसका जो टाइटल दिया हुआ था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट बना हुआ था जल्दीबाजी में। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अगर आप जो है नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि हम कहाँ से मतलब शुरू करें। तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्शन दे दूं पार्टिसिपल के बारे में, उसके बाद हम पैसिव की ओर मुड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले बात करें पार्टिसिपल एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए, पार्टिसिपल को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। अच्छा, वर्ब का काम कहां पर करता है और एडजेक्टिव का काम कहां पर पड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेनली आप ये जानिए कि इंग्लिश में जो है 5 तरह के वर्ब्स होते हैं, वो तो आपको अच्छे से पता है और आप लोग जानते भी होंगे, जिसमें V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं, फॉर्म जो वर्ब के होते हैं। तो V1 में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म होता है। ठीक है, गो, जैसे B1 में गो है, प्ले है, रन है। उसके बाद V2 जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म होता है, जिसमें है वेंट है, एट है, प्लेड है, इस तरह। उसके बाद V3 जो होता है वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है V3, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे प्लेड हो गया, उसके बाद कवर्ड हो गया, उसके बाद डांस्ड हो गया। तो कोई भी चीज, गो, वेंट, गॉन, गॉन हो गया आपका V3, प्ले, प्लेड, प्लेड हो गया आपका V3, कवर्ड, 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 कवर, कवर्ड, कवर्ड, तो ये हो गया आपका V3। इसी तरह एट, ईट, एट, ईटन, तो बहुत सारे V3 के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आपका आता है V4 जो ING फॉर्म होता है वर्ब का, रनिंग है, प्लेइंग है, गोइंग है, डांसिंग है। और लास्ट में जो 5वां फॉर्म होता है वो होता है V5। V5 जो होता है वो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही शो करता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में, जैसे गोज है, प्लेज है। जब हम थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो एस और ES जोड़ देते हैं, जैसे गोज हो गया, प्लेज हो गया, रन्स हो गया, ईट्स हो गया, इसको कहते हैं V5। ठीक है, अच्छा, तो इतना तो आपको पता चल गया। तो अब इसमें जो V3 और V4 है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, हमें ये नहीं बात करना है, ध्यान से, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। तो इसमें जो हमें बात करना है V3 और V4 के बारे में। तो इसी को जो है V3 हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V4 हो गया आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर। ठीक है, तो ये दोनों की ही हम बात करेंगे, कैसे ये डबल तरीके से काम करता है। कभी ये वर्ब के रूप में काम करता है एज अ फाइनाइट वर्ब के रूप में, और कभी ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, क्योंकि इन दोनों को ही पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो कि पार्टिसिपल में मेन है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इन्हीं दोनों से वर्ब
के भी काम आता है, यानी फाइनाइट वर्ब बनाने में भी काम आता है, और आपका जो है एडजेक्टिव भी इसी से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम V3 ले लें। अब देखिए V3 कहां पर काम आता है, मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी, आराम से आप समझिए, मेरी चीज को पॉज करके वीडियो को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। V3 का यूज हम किस समय करते हैं? अब टेंस, अगर आपने अच्छे से टेंस पढ़ा है, आपने अच्छे से जो बेसिक चीजें पढ़ी हैं, तभी आप एडवांस चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब बेसिक चीजें में टेंस देखिए, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में V3 यूज होता है ना। जैसे आई हैव गॉन, दे हैव मेड इट, कोई चीज को बनाया, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, अब देखिए सब में मेड है, कंप्लीटेड है, गॉन है, आई हैव ईटन माई फूड, ये वर्क का थर्ड फॉर्म है। तो ये जो है अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वर्क बनाता है। तो ये सारे के सारे जो परफेक्ट टेंस है उसमें काम आता है ये V3, है ना। ये तो क्लियर हो गया कि आप जो परफेक्ट टेंस बनाएंगे, जब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, बिना V3 के आप बना नहीं सकते। तो ये तो हो गया इसका फाइनाइट वर्ब वाला काम, जिसमें मेन वर्ब का काम करता है। आई हैव गॉन, गॉन हो गया। ही हैज ईटन, ईटन हो गया। अब ये हैज है, हैव है, ये तो एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है, V3। अच्छा, एक काम हो गया। दूसरा एज अ फाइनाइट वर्ब कौन सा काम करता है? आपको पता है कि सारे पैसिव वॉइसेस, जितनी भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, आप देखेंगे कि V3 का ही यूज होता है, ठीक है। आई एम लव्ड, ठीक है। या मैंने बोला कि रवि हैज स्टोलन माई पर्स, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, तो ये स्टोलन थर्ड फॉर्म हुआ कि नहीं पैसिव वॉइस में। या फिर मैंने बोला टॉम इज प्लेइंग फुटबॉल, नहीं ये तो प्रेजेंट। या फिर मैंने बोला टॉम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, या टॉम हैज सबमिटेड हिज वर्क। अब इसको देखो, द वर्क हैज बीन सबमिटेड, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो हम देख रहे हैं कि V3 का काम या तो परफेक्ट टेंस बनाने में आता है, और सारे के सारे पैसिव वॉइसेस बनाने में भी V3 का काम होता है ना। तो ये दोनों तो टेंस बनाने के काम आ गए। आइए अब V4 की बात कर ले। V4 क्या होता है? V4 जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर हम इसे कहां कहां यूज करते हैं एज अ फाइनाइट वर्ब। एज अ फाइनाइट वर्ब सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हम जब बनाते हैं तो हम V4 का ही यूज करते हैं, है ना। कैसे? अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो जैसे आई एम रनिंग, ही इज प्लेइंग, दे आर ईटिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ही वॉज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज स्लीपिंग, दे वर राइटिंग। अब देखिए ING फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो ही विल बी राइटिंग, ही विल बी डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका V4 से बनता है। और ये तो हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, उसमें भी तो ING लगता है ना। शी हैज बीन प्लेइंग, दे हैड बीन डूइंग। अब देखिए सब में ING फॉर्म तो लग रहा है, ये तो फाइनाइट वर्ब बना रहा है, मेन वर्ब के रूप में काम आ रहा है। हैज बीन फिर डूइंग, इज डूइंग, वॉज डूइंग, विल बी डूइंग। तो सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में V4 का काम आता है, ये तो आपको पता है। एक और काम होता है V4 का, वो होता है जेरेंड बनाने में। आपको पता है जेरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनता है, लेकिन काम क्या करता है? नाउन का काम करता है वो। तो वो भी काम, एक काम होता है भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जितने काम है वो आपको उतने काम गिना रहे हैं। तो एक तो टेंस बनाने में, फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब बनाने में काम आता है, दूसरा जेरेंड बनाने में काम आता है। अब जो है हम देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव बनाने में ये दोनों काम आते हैं, है ना।
एडजेक्टिव बनाने में काम आते हैं। फिर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 की आज के वीडियो में, और नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैं बनाने वाली हूँ पैसिव वॉइस, उसमें V4 की बात करेंगे। आज हम V3 की बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है। भाई एडजेक्टिव के रूप में हम इस सारी चीजों को लिख के नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। तो अभी मैं टाइम की बर्बादी नहीं करूंगी। भाई आपको तो पता है ये बेसिक चीजें, और नहीं पता है तो मेरे ऑलरेडी जो है जेरेंड पार्टिसिपल्स के ऊपर वीडियो बन चुके हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा अच्छे से, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप जान जाएंगे। उसके बाद जो है इसको देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। मेरा क्या है कि मैं जब कोई टॉपिक लेती हूँ तो एज ए इंट्रोडक्शन मुझे थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा ना, तभी जाके मैं आपको उस डायरेक्ट टॉपिक पे आऊंगी। अच्छा, तो एज एन एडजेक्टिव कैसे काम करता है। देखिए एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब करना, यही एडजेक्टिव का काम होता है। उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, उसके बारे में बोलना। तो सेम थिंग जो है आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो वो किसी नाउन के पहले या बाद में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो बाद में भी आता है ना किसी नाउन के। जैसे हमने कहा शी इज अ प्रिटी गर्ल, तो अब यहाँ पे प्रिटी जो है एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है। और हम ये भी कह सकते हैं द गर्ल इज प्रिटी, तो हम एडजेक्टिव को यानी गर्ल के बाद भी ला सकते हैं, नाउन के बाद भी, और नाउन के पहले भी ला सकते हैं। सेम वे अगर ये V4 और V3 जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं तो वो पहले बाद में दोनों आ सकते हैं। V3 में जैसे हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा। जैसे अगर हमने कहा अ ब्रोकन चेयर, अब ये देखिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म हो गया, और उसके बाद हमने एक नाउन बैठा दिया तो हो गया अ ब्रोकन चेयर, एक टूटी हुई कुर्सी। अ ब्रोकन ग्लास, है ना। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर खाने को हमने ढक के रखा है तो हमने कहा दिस इज अ कवर्ड फूड, है ना, ये ढका हुआ खाना है। हाँ, दिस कवर्ड फूड इज माइन, ये ढका हुआ जो खाना है वो मेरा है ना। इसी तरह हमने कहा टूटा हुआ, ढका हुआ, जला हुआ, है ना, सड़ा हुआ, रॉटन एप्पल या फिर बर्न्ड हर्ट, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे V4 के। V4 कैसे, पहले हम देखते हैं कैसे एडजेक्टिव का काम करता है और फिर कैसे पैसिव वॉइस का काम करता है। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अच्छा, अब देखिए मैंने एक जो है एक चार्ट बनाया हुआ है, बहुत ध्यान से इस चार्ट को देखिए। पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। अच्छा, जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करे तब एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। देखिए पार्टिसिपल इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी काम करता है। इंट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी ना। आप नॉर्मल सेंटेंसेस में भी देख लीजिए, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी को ट्रांजिटिव जो है वर्ब कहते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट लेगा तभी उसकी पैसिव वॉइस बनती है। तो यहाँ पे जो है एज अ ट्रांजिटिव वर्ब हम देखेंगे पार्टिसिपल कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस लेती है। अब देखिए कंटिन्यूअस में लविंग हो गया, यानी हम बात कर रहे हैं V4 की पहले, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो कॉन्टिन्यूअस होता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लविंग हो गया एक्टिव वॉइस, बीइंग लव्ड हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी हम V4 की यहां बात कर रहे हैं, लविंग, प्लेइंग, रनिंग, बीइंग लव्ड, बीइंग प्लेड, बीइंग कुछ भी, यानी बीइंग प्लस V3, ठीक है, दोनों मिलाकर पैसिव बनती है। अब आइए पास्ट का एक्टिव कुछ होता नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब में, उसकी पैसिव से होती है वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड। ठीक है, तो ये एक्टिव जो है यहाँ पे कुछ नहीं होता। भाई आपको पता ही है कि V3 ऑलरेडी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, तो इसकी कोई एक्टिव वॉइस नहीं होती, पैसिव होती है। परफेक्ट जो होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल आपने पढ़ा होगा, हैविंग के साथ V3 लगाकर बनता है।
अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल नाम को अगर हम V1, V2, V3 में ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं, हमको नहीं मिलेगा कि वहां पे कोई परफेक्ट पार्टिसिपल नाम की चीज नहीं है। ये पार्टिसिपल का ही एक फॉर्म है जो एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ V3 लगाकर बनता है और पैसिव में हैविंग के साथ बीन लगाकर V3, हैविंग बीन। अब ये देखिए हैविंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड, लविंग, बीइंग लव्ड, पास में कुछ नहीं है, लव्ड, हैविंग लव्ड, हैविंग बीन लव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि ये कैसे बनता है। हम एज अ ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे, सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, परफेक्ट वाला जो है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए पास्ट का तो पैसिव वॉइस तो ऑलरेडी है, इसकी एक्टिव है नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट वाला हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो देखते हैं पहले कि कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो पहले एक्टिव वॉइस में कैसे काम करता है और उसके बाद हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। एक्टिव वॉइस में भी अब नहीं आ रहे, अभी एक्टिव वॉइस में बनने के लिए जो है एक डिफरेंट यूज होता है। हर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो एडजेक्टिव, जैसे जब एडजेक्टिव बिहेव करेगा तो एक्टिव वॉइस नहीं लेगा। जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई जो है वो जो सेंटेंस होता है वो हर कोई सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे V4 जो है उसका यूज हम करते हैं सेंटेंस में, और फिर हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने थोड़ा आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, एक और बार मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको बता दूं कि कैसे होता है, देन विल कम बैक टू दिस थिंग, यू नो, पैसिव। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों, ठीक है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम पैसिव वॉइस की ओर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर एडजेक्टिव का जब काम करता है तो कैसे करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अभी बता रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर नाउन के पहले जिसे कि वो मॉडिफाई करता है उसके पहले आकर, ठीक है। सेंटेंस में जैसे हम कह सकते हैं कि I saw a crying baby, मैंने एक रोते हुए बच्चे को देखा। देखो बेबी के पहले क्राइंग आया है, ठीक है। या फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अब ये क्या होता है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, मैंने बताया था रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, यानी एक लुढ़कता हुआ पत्थर जो है अपने साथ जो है मॉस को नहीं लेता, यानी काई को। तो वो एक जगह स्थिर ही नहीं होता तो कैसे लेगा। सेम इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अस्थिर होता है वो लाइफ में जो है उसके अंदर जो है मतलब सीरियसनेस नहीं आती, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे रोलिंग स्टोन, स्टोन के पहले रोलिंग आया है तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेरा पहला रूल है कि किसी भी पर्टिकुलर नाउन के पहले आकर जिसे वो डिस्क्राइब करता है तो या मॉडिफाई करता है तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है। तो एग्जाम्पल हम लिख ले यहाँ पे, फाइटिंग बुल्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टू फाइटिंग बुल्स आर, अब यहाँ पे आर हो जाएगा इस एक में, टू फाइटिंग बुल्स आर टेरेबल टू वॉच। आपने देखा होगा कि दो जब बुल जो होते हैं लड़ाई करते हैं तो इट्स रियली वेरी टेरेबल साइट टू सी, है ना। टू फाइटिंग बुल्स आर टेरेबल टू वॉच, टू सी, कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए टू फाइटिंग बुल्स, बुल क्या होता है, आपका नाउन है और उस पर्टिकुलर नाउन के पहले जो है फाइटिंग आया है, तो ये यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लड़ता हुआ सांड जो बुल होता है। तो इस तरह से एक तरह से जो है आपका V4 आता है, एक तरीका हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर नाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब करना।
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखने वाली हूँ जिसमें कि किसी पर्टिकुलर नाउन के बाद में आके उसको डिस्क्राइब करना, और मोस्टली जब बाद में आता है तो वो एक फ्रेज के रूप में आता है। फ्रेज क्या होता है आपको पता ही है, कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रही हूं। द विमेन wearing red sari is my cousin। अब इस सेंटेंस में देखिए मैंने लिखा द विमेन वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजिन। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के शुरू में द आया, उसके बाद विमेन आया, यानी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द विमेन। अब यहां से हमारा पार्टिसिपल शुरू होता है वेयरिंग रेड साड़ी, यानी वेयरिंग तो पार्टिसिपल हो ही गया, साथ ही में जो है रेड साड़ी जो है ये एक इसके बारे में जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए ये एक पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ठीक है, द विमेन वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजिन। तो हम देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर नाउन के बाद में आके भी उसको डिस्क्राइब करता है। मोस्टली जो है जब किसी पर्टिकुलर नाउन के बाद में आता है तो वो फ्रेज के रूप में आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि द विमेन निटिंग अ स्वेटर इज माई आंट, या फिर मैं कह सकती हूँ कि द बेबी क्राइंग इन पेन हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, द बेबी क्राइंग इन पेन। अब देखिए द बेबी के बाद क्राइंग इन पेन तक आपका जो है पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ठीक है, द विमेन निटिंग अ स्वेटर तक आपका जो है पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ठीक है, तो या फिर हमने कहा I saw a beggar asking for money, या I have never seen a beggar asking for cake। अब यहाँ पे I have never seen a beggar। ठीक है, beggar हमारे लास्ट में आया नाउन। अब उसके बाद जो एक पार्टिसिपल फ्रेज आएगा asking for cake। I have never seen a beggar asking for cake। तो asking for cake जो है आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो याद रखिए जब बाद में आता है किसी पर्टिकुलर नाउन को जिसको वो मॉडिफाई करता है, उसके बाद में अगर आता है तो वो ज्यादातर फ्रेज के रूप में आता है, और किसी के पहले जब आता है तो वर्ड के रूप में आ जाता है। जैसे द फाइटिंग बुल्स आर टेरेबल टू सी। ठीक है, या क्राइंग मैन, अ क्राइंग मैन इज सॉरोफुल टू वॉच। ठीक है, अब मैंने बोला आई हैव सीन अ बर्निंग हट। आई हैव सीन, अब हट के पहले बर्निंग आया तो ये पहले वाला रूल है। तो पार्टिसिपल देखिए 4 तरीके से काम करता है, यानी मैंने बताया किसी पर्टिकुलर नाउन जो कि सेंटेंस में कहीं भी हो उसके पहले आ सकता है, किसी पर्टिकुलर नाउन जो कि सेंटेंस में कहीं भी हो उसके बाद में आ सकता है फ्रेज के रूप में। तीसरा जो रूल मैं बताने जा रही हूं वो है कि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में, एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस इट ऑल्सो कम्स, यानी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में भी जो है पार्टिसिपल आ सकता है। अच्छा, अब किसी के सेंटेंस के शुरुआत में कैसे आता है हम देख लेते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब किसी पर्टिकुलर नाउन के बाद में आता है तो वो एक रिड्यूस्ड जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इस बात को मैं बोलना भूल गई थी। रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है आपको पता है? क्लॉज होता है कुछ शब्दों का समूह जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, द विमेन वेयरिंग रेड साड़ी, तो ये तो एक पार्टिसिपल फ्रेज है क्योंकि इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है ना। लेकिन अगर हम इसमें ये जोड़ दे द विमेन हु इज वेयरिंग रेड साड़ी, अब यहाँ पे देखो द विमेन के बाद हमने अगर हु इज जोड़ दिया, ठीक है, तो ये एक जो है एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। द विमेन हु इज वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजिन। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया जो मेन सेंटेंस में आए हुए विमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम जब इसको पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं तो हु इसको हटा देते हैं।
तो हु इसको जब हटा दिया तो हो गया द विमेन वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजिन। तो अब ये बन गया क्या, पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब तो है नहीं। द विमेन हु इज वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजिन। तो याद रखिएगा। या इसी तरह हमने बोला कि द गर्ल प्लेइंग ऑन द फील्ड इज माई सिस्टर, या मैंने बोला द मैन प्लाविंग द फील्ड इज माई नेबर, ठीक है। या द मैन कटिंग द ट्रीज, सपोज कि कोई आदमी है जो अपने बाग में कुछ काट रहा है, तो मैंने बोला द मैन कटिंग हिज ट्रीज, या कटिंग द ट्रीज, या कटिंग द प्लांट्स। ट्री तो नहीं हो सकता, प्लांट। द मैन कटिंग प्लांट्स इज माई कजन या इज माई नेबर। अब इसमें अगर मैंने हु इज जोड़ दिया तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। द मैन हु इज कटिंग द प्लांट्स यू नो इज माई नेबर या इज माई कजन। तो सेम वे इसको याद रखिएगा कि जब हम कोई पार्टिसिपल फ्रेज बनाते हैं तो वो हमेशा जो है एक रिड्यूस्ड फॉर्म होता है एडजेक्टिव क्लॉज का। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, छांटा हुआ, छोटा किया हुआ। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को जब हटा देंगे तो वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड रूल आइए देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में आके, सेंटेंस के बिगिनिंग में आके भी पार्टिसिपल फ्रेज काम करता है, लेकिन वो किस परिस्थिति में काम करता है। वो उस टाइम काम करता है जब सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो रहे हो। कभी दो काम एक के बाद एक होता है और कभी दो काम जो है एक साथ होता है। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ हो रहा हो या दो काम एक के बाद तुरंत दूसरा हो रहा हो, तो उसको जो है हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सेंटेंस के शुरू में पार्टिसिपल आएगा। मैंने लिखा हियरिंग अ हॉरिबल न्यूज। अब यहां पे हियरिंग द करते हैं। हियरिंग द हॉरिबल न्यूज शी फेंटेड। अब यहां देखो बेटा, यहां पे मैंने लिखा शुरू में आ गया हमारा पार्टिसिपल फ्रेज, हियरिंग द हॉरिबल न्यूज शी फेंटेड। यहां पे हियरिंग तक हमारा पार्टिसिपल है, लेकिन हियरिंग के बाद जो है क्वेश्चन आता है क्या भाई, मैंने शुरू में आपको एक चीज बोल दिया था कि पार्टिसिपल जो डबल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो यानी ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हियरिंग अगर मैंने बोला तो क्वेश्चन आता है क्या, हियरिंग द हॉरिबल न्यूज, यानी उस खतरनाक या भयावह न्यूज को सुनकर शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। अब ये देखिए शुरू में आया, मतलब दो काम साथ साथ हो रहा है कि न्यूज को सुनकर वो फेंट हो गई, है ना। तो पहले उसने न्यूज को सुना, उसके बाद वो फेंट हो गई। तो इस परिस्थिति में जो पार्टिसिपल है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, हियरिंग द न्यूज। या अब देखो बेटा, खाली हियरिंग द न्यूज भी हो सकता था, मैंने एक हॉरिबल न्यूज जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव जोड़ दिया, मतलब न्यूज को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया, हॉरिबल बना दिया। तो मैंने हियरिंग द हॉरिबल न्यूज शी फेंटेड। अब यहाँ पे हॉरिबल एक एडजेक्टिव मैंने जोड़ दिया, हियरिंग द हॉरिबल न्यूज तक हमारा पार्टिसिपल फ्रेज है। अब इसको देखो हम अलग करके भी देख सकते हैं, शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड, उसने न्यूज को सुना वो फेंट हो गई। दो काम हुआ कि नहीं साथ में। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में आ सकता है। जैसे यूपी बोर्ड के बहुत सारे बुक में आपने एक एग्जाम्पल तो जरूर देखा है कि उसमें होता है सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, है ना। अब उसमें क्या है, सीइंग अ टाइगर जो है वो भी तो एक पार्टिसिपल फ्रेज है, और उसके बाद ही रैन अवे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो, हियरिंग द हॉरिबल न्यूज शी फेंटेड, भाई एडजेक्टिव का काम तो कर रहा है ना। कैसे कर रहा है, एक फ्रेज के रूप में, क्योंकि उसके तुरंत बाद आपका एक नाउन है, एक प्रोनाउन है ना। तो ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। देखो हर सेंटेंस में आपको मिलेगा
कि किसी न किसी नाउन के पहले या बाद में या शुरू में आके उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे देखो बुल के पहले फाइटिंग आया, वहां पे विमेन के बाद में वेयरिंग आया, वेयरिंग रेड साड़ी। यहाँ पे हियरिंग द हॉरिबल न्यूज जब शुरू में आ रहा है, सेंटेंस के शुरू में, मैंने बोला सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, तो जरूर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा ना जिसको जाके हिट करेगा, तभी तो उसको वो जो है डिस्क्राइब करेगा। तो हियरिंग द हॉरिबल न्यूज शी फेंटेड, इसको हम अलग अलग कर ले, शी हर्ड द न्यूज शी फेंटेड। तो इसी तरह मैंने बोला सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, ही सॉ द टाइगर ही रैन अवे। अब देखो दोनों काम एक साथ हो रहा है, ठीक है। या फिर अगर हमने बोला टॉकिंग ऑन द फोन विद अ फ्रेंड, शी एट हर ब्रेकफास्ट, ठीक है। टॉकिंग ऑन अ फोन, फोन पर बात करते हुए, शी एट हर ब्रेकफास्ट। अब इसमें भी दो सेंटेंस अलग अलग है जो साथ में काम हो रहा है। शी टॉक्ड ऑन अ फोन, शी एट हर ब्रेकफास्ट। इसको हमने कहा टॉकिंग ऑन अ फोन विद अ फ्रेंड, टू अ फ्रेंड, सॉरी, टॉकिंग ऑन अ फोन टू अ फ्रेंड, शी एट हर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपल थोड़ा बना दिया कि टॉकिंग ऑन अ फोन के बाद भी शी को हिट कर रहा है ना, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है कोई नाउन या प्रोनाउन को जरूर ढूंढेगा जिसको वो हिट करेगा। जब वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन तो जरूर होगा ना, उसके बाद में, फ्रेज के बाद में, जिसे वो हिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो वेयरिंग रेड साड़ी के पहले नाउन आ गया तो इसी को हिट कर रहा है। हियरिंग द हॉरिबल न्यूज के बाद कोई प्रोनाउन आ गया, इसको हिट कर रहा है। तो आसपास जो है नाउन प्रोनाउन होंगे। अब चौथा जो काम होता है वो है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में भी आपका ये आता है, क्या, पार्टिसिपल। कैसे आता है? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं बेटा, अभी सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चौथा काम क्या हो गया। अगर मैंने बोला माई टीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, माई टीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे टीचर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी कहानी सुनाते हैं पढ़ाते समय या कुछ भी करते हैं, तो माई टीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग किसके बारे में आ रहा है? इस टीचर के बारे में, टीचर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब सेंटेंस को उसको एनालिसिस करेंगे, माई टीचर इज इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, इंटरेस्टिंग टीचर को कर रहा है। और दूसरे तौर से देखें तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी कॉम्प्लीमेंट जब इज एम आर वॉज वर जो है जब अकेला सेंटेंस में आए तो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेता है। कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन और एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। चलिए, माई टीचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, या दिस मूवी इज वेरी एक्साइटिंग, या माई मदर इन लॉ इज वेरी डोमिनेटिंग। तो कई तरीके हैं जो इसमें जो है ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव बनता है और लास्ट में आता है। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। एक और तरीका होता है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही जो है आपका एक्टिव वॉइस का काम करता है सेंटेंस में, और तभी हम आपको पैसिव वॉइस बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो फाइटिंग बुल्स आर टेरिबल टू वॉच, इसमें हम देख रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। फाइटिंग बुल्स या फिर द वुमेन हु इज वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कजन, इसमें जो है कोई एक्टिव वॉइस का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भाई एक्टिव वॉइस में कोई एक्शन होता है, ये सारे के सारे जो है इंट्रांजिटिव शो कर रहा है। अब जब हम कोई एक्शन करेगा सब्जेक्ट और उस एक्शन का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तभी तो वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का काम करेगा ना सब्जेक्ट की जगह पे आके। तो हम देखेंगे ये 4 यूज हो गए। लास्ट वाला यूज हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे, ध्यान दीजिए। I heard him singing a song. Tom saw his neighbor stealing plants from his garden. अब यहाँ पे जो heard है यानी मेन वर्ब और saw है बेटा, एक वर्ब होता है उसको कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ जो परसेप्शन होता है यानी हमारे इंद्रियों के द्वारा जो काम होता है, जैसे आंख से देखने का काम होता है, नाक से सूंघने का या ब्रीदिंग का काम होता है, कान से सुनने का काम होता है, तो इसको कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है।
तो जो वर्ब ऑफ परसेप्शन के ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करता है। हमें पता है आप थोड़ा सा चकरा गए, ध्यान दीजिए, फिर से मैं दोहरा दूं, किसी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा जो है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। अब ये देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है कि देखो, पहले इस जहां मैं थोड़ा सा लिख रही हूं उसको समझो, उसके बाद ऊपर वाला समझो। अगर मैंने यहां पे लिखा कि टॉम इज अ फार्मर, ठीक है, इस सेंटेंस में जो है टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अ फार्मर जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी को पूरक कहते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ लिखे टॉम इज तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। टॉम इज व्हाट? अ फार्मर। टॉम क्या है? एक फार्मर। देखो, टॉम और फार्मर, फार्मर और टॉम जो है एक ही व्यक्ति होता है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट किस समय कहते हैं? जब आपका वर्ब अकेला सेंटेंस में आए, यानी हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब का काम ना करे, मेन वर्ब का करे। कौन सा वर्ब? इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद अपीयर, सीम, लुक, ये सारी चीजें जब एक मेन वर्ब का काम करे तो हमेशा अपने साथ जो है एक कॉम्प्लीमेंट लेती है। उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अच्छा, तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये थोड़ी सी ये चीज समझनी पड़ेगी। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट को ही ये पूरा कर रहा है। टॉम फार्मर, फार्मर टॉम। लेकिन अगर मैंने यहां पे लिखा कि द टीचर, आ रहा है यहां तक, द टीचर मेड हिम। अब यहां पे देखो बेटा, अब इसको ध्यान से देखो, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मेड बनाया, द टीचर मेड। अगर हम सिर्फ कहते हैं द टीचर मेड तो दो क्वेश्चन आता है, क्या या किसे। जब आपके वर्ब से क्या और किसे आए और उसके उत्तर में कोई वर्ड आए तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी टीचर के द्वारा बनाने का काम हुआ और उसका प्रभाव किस पर पड़ा? हिम, उसे। तो जब सेंटेंस अगर मैंने बोला द टीचर मेड हिम, टीचर ने उसे बनाया, तो टीचर भगवान थोड़ी है कि टीचर उसको बना देगा, है ना। तो टीचर मेड हिम यानी हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होने के बावजूद सेंटेंस कंप्लीट नहीं लग रहा है। द टीचर मेड हिम, फिर भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है, क्योंकि टीचर मेड, अगर हम सिर्फ वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद पूछे क्या या किसे, तो क्या का तो नहीं आ रहा है, किसी का उत्तर आ रहा है। टीचर मेड हिम, उसे, फिर भी हमारा जो है सेंटेंस पूरा नहीं। अब हम इसको एक और कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे, द टीचर मेड हिम अ कैप्टन। अब उसको जोड़ सकते हैं कैप्टन ऑफ द क्लास या कैप्टन ऑफ द गेम, कुछ भी। तो द टीचर मेड हिम अ कैप्टन। अब देखो ये सेंटेंस पूरा लग रहा है कि नहीं? द टीचर मेड हिम अ कैप्टन। तो ये जो अ कैप्टन मैंने जोड़ा, ये सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, टीचर कैप्टन नहीं है, हिम कैप्टन है, तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया आपको? ये पहले वाला सेंटेंस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी, टॉम टीचर, टीचर टॉम। लेकिन द टीचर मेड हिम, हिम के बाद भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट जोड़ा, हिम अ कैप्टन। अब हो गया द टीचर मेड हिम अ कैप्टन। तो इसको, ये जो कैप्टन वर्ड है, इसको यहां पर ये क्या बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी इस ऑब्जेक्ट हिम को पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी था आपको बताना, ताकि आप पहले वाला चीज अच्छे से समझ जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस सेंटेंस को समझिए। मैंने बोला जब वर्ब ऑफ परसेप्शन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट के बाद भी जब मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, तो उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपका V4 एज एन एडजेक्टिव काम करता है। अब यहां पे देखिए, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आई हर्ड मेन वर्ब, मैंने सुना, ठीक है। आई हर्ड, अब ये आई हर्ड को अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं आई हर्ड मैंने सुना, तो नेचुरल सा क्वेश्चन आता है क्या और किसे, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। आई हर्ड हिम, मैंने सुना उसे, मैंने सुना उसे, मैं सिर्फ इतना बोल दूं मैंने सुना उसे, तो सेंटेंस पूरा नहीं है। अब यहां पे मैंने लिखा गाते हुए, गाते हुए, मैंने सुना उसे गाते हुए, समझ में आ रहा है। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग, फिर यहाँ पे चूंकि पार्टिसिपल जो है ये वर्बल एडजेक्टिव होता है, तो फिर एक क्वेश्चन आता है सिंगिंग के बाद भी आता है क्या, तो अ सॉन्ग। तो यहां पे देखिए आई सब्जेक्ट, हर्ड हो गया आपका वर्ब ऑफ परसेप्शन, आई हर्ड किसे, उसे, हिम, और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यहां पे काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। कौन कंप्लीट कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये देखिए हिम को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। भाई देखो जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके पहले या बाद में मैंने बोला था एक नाउन या प्रोनाउन होगा, तो ये हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, मैंने उसको क्या देखा, बात करते हुए। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें। आई हर्ड, सुना तो मैंने है, ठीक है, आई हर्ड हिम, अब ये हिम जो हो गया ऑब्जेक्ट काम कर रहा है गाने का, यानी सब्जेक्ट ने सुना और ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ने सुना ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, गाने का, ठीक है। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसकी पैसिव वॉइस आराम से बन जाएगी। कैसे, अभी हम देखेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। टॉम सॉ हिज नेबर स्टीलिंग प्लांट्स फ्रॉम हिज गार्डन, यानी टॉम ने देखा कि उसका पड़ोसी उसी के गार्डन से, टॉम के गार्डन से पौधे चुरा रहा है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट को थोड़ा एनालिसिस करें, उसके बाद देखते हैं कैसे। टॉम हो गया आपका सब्जेक्ट, सॉ हो गया वर्ब ऑफ परसेप्शन। टॉम ने देखा, किसे देखा, देखो क्या देखा तो नहीं आ सकता क्योंकि इंसान है नेबर, तो किसे देखा हो सकता है। टॉम सॉ सब्जेक्ट वर्ब, हिज नेबर, किसको देखा, उसके पड़ोसी को। देखो नाउन के पहले हिज आया तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बन गया। बेटा हम तो कह सकते हैं ना मेरे पड़ोसी, उसके पड़ोसी, तो इसको कहते हैं मेन है पड़ोसी, लेकिन उसके पड़ोसी हमने जोड़ा। टॉम सॉ हिज नेबर, अगर हम यहां तक हम छोड़ दे बात तो हमारा सेंटेंस होता है टॉम ने अपने पड़ोसी को देखा, जो बहुत नेचुरल सी बात है और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। टॉम ने अपने पड़ोसी को देखा, टॉम सॉ हिज नेबर, तो कोई हमें यहाँ पे कोई मतलब खास बात नहीं लग रही है। टॉम ने अपने पड़ोसी को देखा, क्या देखा, मतलब टॉम ने अपने पड़ोसी को चुराते हुए देखा पौधे, कहां से, फ्रॉम हिज गार्डन। तो यहाँ पे देखो टॉम ने देखा, किसको देखा, हिज नेबर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया, हिज नेबर हो गया ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये आया स्टीलिंग, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टीलिंग आया। इसके बारे में बात कर रहा है। स्टीलिंग अगर हम इतना बोल के छोड़ दे, टॉम सॉ हिज नेबर स्टीलिंग, टॉम ने अपने पड़ोसी को चुराते हुए देखा, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है क्या चुराते हुए, तो हो गया प्लान्स। तो ये पार्टिसिपल जो है एक फ्रेज के रूप में आया है, यानी अगर हम कहें कि टॉम ने देखा अपने पड़ोसी को चुराते हुए, तो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, स्टीलिंग व्हाट, प्लांट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और फ्रॉम हिज गार्डन क्या हो गया, ये एक मोडिफायर हो गया। एक मोडिफायर क्या होता है बेटा, जब हम किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या, कब, कहाँ, है ना,
किस किस जगह से, तो ये देखो अपने गार्डन से, उसको मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर यानी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर मिलाकर आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। एक पार्टिसिपल अपने साथ जो है ऑब्जेक्ट तो लेती ही है कभी कभी, और मॉडिफायर भी साथ में ले लेती है। यानी स्टीलिंग प्लांट, स्टीलिंग क्या, प्लांट कहां से, गार्डन से। ये बेटा ये प्रेपोजिशन फ्रेज होता है जो फ्रॉम हिज गार्डन, जो एडवर्ब का काम करता है, कहता है कहां से, कहां से लिया तो गार्डन से, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपल अपने साथ ऑब्जेक्ट के साथ साथ मॉडिफायर भी ले सकता है, या सिर्फ मॉडिफायर या सिर्फ ऑब्जेक्ट ले सकता है। टोटल मिलाकर पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, टॉम सॉ हिज नेबर स्टीलिंग प्लांट फ्रॉम हिज गार्डन। अब ये स्टीलिंग प्लांट फ्रॉम हिज गार्डन क्या हो गया, ये हो गया एक पार्टिसिपल फ्रेज जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन पहले या बाद में आ सकता है, तो उसके पहले आया। टॉम सॉ हिज नेबर स्टीलिंग प्लांट फ्रॉम हिज गार्डन, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है फ्रेज के साथ आया। अच्छा, अब देखिए टॉम ने देखा, यानी देखने का काम जो है मेन वर्क टॉम कर रहा है। टॉम ने देखा, किसे देखा, नेबर को। अब स्टीलिंग प्लांट फ्रॉम हिज गार्डन ये कौन कर रहा है, नेबर कर रहा है। नेबर ये एक्शन कर रहा है, स्टीलिंग प्लांट फ्रॉम हिज गार्डन, ठीक है। अब इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। इसके पहले मैंने जितने बताया उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। इन दोनों की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी अब हम बता रहे हैं। I heard him singing a song। अब इसी को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में आपको बता रहे हैं इसको मिटाने के बाद। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। मैंने बताया था कि प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसका जो पैसिव बनता है कैसे मैंने बताया था, आईएनजी का बीइंग लगा के V3, ठीक है। तो आईएनजी वाला होता है बीइंग लगा के V3 से आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, बीइंग प्लस V3। अब इस वाले सेंटेंस को पहले हम देखते हैं, फिर उसकी पैसिव बनाने का काम करता है। आई सॉ, मैंने देखा, यानी मैं जो कर रही हूं मेन वर्ब को कर रही हूं। आई सॉ, मैंने देखा। आई सॉ द गार्डनर, मैंने माली को देखा। अब ये काम माली करेगा। वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस आपको समझाया था, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सॉ वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जो है काम क्या कर रहा है, वाटरिंग द प्लांट। ये वाटरिंग द प्लांट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने देखने का काम किया, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वाटरिंग द प्लांट। तो अब इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा आई सॉ तो वही रहेगा क्योंकि मैंने देखा। अब ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। गार्डनर सब्जेक्ट है, वाटरिंग द प्लांट, प्लांट ऑब्जेक्ट होता है। बेटा देखो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई काम होता है तो उस काम का प्रभाव जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ता है ना। उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ला देते हैं। तो यहाँ पे गार्डनर के द्वारा क्या काम हो रहा है, पानी देने का, किस पर, पौधों पर। तो यहाँ पे हम आई सॉ प्लांट, आई सॉ तो मेन आपका है मैंने देखा, तो हो गया आई सॉ प्लांट्स। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेके आऊंगी, आई सॉ प्लांट्स। उसके बाद बीइंग प्लस V3, बीइंग वाटर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाटर्ड। आई सॉ प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। अब इसको अगर हम बढ़ाना चाहे बाई किसी के द्वारा आप लिख सकते हैं, बाई द गार्डनर, ठीक है। बाई द गार्डनर आप न भी लिखे तो भी चलेगा। अब हिंदी देखिए कैसे होगा, आई सॉ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट, मैंने माली को देखा पौधों में पानी देते हुए, ठीक है। आई सॉ द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट। अब जब पैसिव बन गई, मैंने देखा पौधों को बीइंग वाटर्ड बाय गार्डनर, यानी पानी पाते हुए, है ना।
मेरी बात पानी पाते हुए वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने देखा बीइंग वाटर्ड यानी पानी इसमें माली दे रहा है और पौधे खुद पानी पा रहे हैं। अब पानी पा रहे तो किसके द्वारा पा रहे हैं भाई? पानी तो पा रहे गार्डनर के द्वारा, बाय द गार्डनर। अच्छा देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे बाय गार्डनर हटा भी दिया, बाय द गार्डनर को मैंने हटा दिया, आई सॉ प्लांट्स बीइंग वाटर्ड। अब किसी ने पूछा अगर भाई पौधे 4 दिन से सूख रहे हैं, उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? नहीं नहीं, मैंने पौधों को पानी दिया जाते हुए देखा है। अब मुझे ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि किसने पानी दिया है, मैंने कहा पौधों को मैंने पानी दिया जाते देखा है ना? नहीं नहीं, उसको पानी दिया जाते देखा है मैंने। तो मे बी कि ये सेंटेंस थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा, हम दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गार्डनर पानी दे रहा है और यहाँ पे जो है पानी को दिया गया पार्ट में, यानी आई सॉ प्लांट्स बीइंग वाटर्ड, या मैंने देखा प्लांट्स को पानी दिया गया है, यानी उसको दिया जाते देखा है मैंने। अब तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई सॉ के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट था उसको बैठा दिया, उसके बाद बीइंग और V3। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम। पहले वाले का जो है फॉर्मेशन क्या था, इसका पहले वाले का फॉर्मेशन है आपका सब्जेक्ट यानी पैसिव, एक्टिव वाले का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है आपका एक्टिव का फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और पैसिव का फॉर्मेशन क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब ऑफ परसेप्शन प्लस बीइंग प्लस V3। और उसके बाद आप बाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो ये एक्टिव और पैसिव का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूं। मैंने लिखा आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा, आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव फॉर्म में देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अभी जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आई हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हर्ड, आई हर्ड किसे, उसे, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने उसको गाते हुए देखा, यानी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है गाने का। ठीक है, तो अब इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ये इस तरह होगा, आई हर्ड तो आप लिखेंगे ही क्योंकि आई सब्जेक्ट है और हर्ड मेन वर्ब है। उसके बाद ये जो है सिंगिंग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई हर्ड हिम सिंगिंग क्या, एक सॉन्ग। तो यहाँ पे सॉन्ग को हम पहले लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे। हिम के द्वारा काम हुआ सिंगिंग का और उस पर पड़ा सॉन्ग पर, तो हम सॉन्ग को पहले लाएंगे। आई हर्ड अ सॉन्ग, ये हो गया। उसके बाद बीइंग प्लस V3 लगा देंगे। बीइंग V3 क्या होगा, सिंग सैंग संग, बीइंग संग। अब इसको हम बाय हिम भी लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं। तो हो गया आपका आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन, आई प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 और उसके बाद बाय हिम आप लिखे चाहे ना लिखे। आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है तो हम बाय हिम लिख सकते हैं, लेकिन पहले वाला एग्जाम्पल पौधों को पानी दिए जाने वाली बात थी। कौन दे रहा है इसका कोई जरूरी नहीं बताना, तो इसको डूअर आप लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन इसमें आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा आई सॉ, मैंने देखा। याद रखो बेटा, ज्यादातर वर्ब ऑफ परसेप्शन ही एक्टिव वॉइस का काम करेगा और उसी की पैसिव वॉइस बनेगी। आई सॉ टॉम, मैंने टॉम को देखा क्या करते हैं, स्टीलिंग चुराते हुए, क्या, मनी पैसा, कहां से, ये मॉडिफायर जोड़ रहे हैं, फ्रॉम हिज
फादर्स कबर्ड, फादर के कबर्ड से टॉम को मैंने पैसे चुराते हुए देखा। अब इसके देखो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो होगा आई सॉ, अब ऑब्जेक्ट कौन है आपका, आई सॉ। अब टॉम टॉम लिखेंगे नहीं क्योंकि टॉम इसका ऑब्जेक्ट है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब काम कर रहा है पैसे चुराने का, मनी, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट मनी हो गया। आई सॉ मनी, फिर V3 आप लिख देंगे बीइंग के साथ V3, बीइंग स्टोलन, आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स कबर्ड, लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मैंने टॉम को देखा कि पैसे चुराते हैं, तो जरूरी है कि आप लिखे आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन बाय टॉम फ्रॉम हिज फादर्स कबर्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन बाय टॉम फ्रॉम हिज फादर्स कबर्ड, यानी मैंने टॉम को उसके पिताजी के कबर्ड से पैसे चुराते देखा, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज को कि अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने पैसे चुराए जाते देखा है ना, तो जरूरी नहीं कि कौन चुरा रहा है ये बताना। तो आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन, मैंने पैसे चुराते हुए देखा। किसी ने पूछा भाई पैसे चोरी हो गया, तो आप अगर जो है डूअर को बताना नहीं चाहते कि इसने चोरी किया, तो आप कह सकते हैं आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन, मैंने पैसे चुराते हुए देखा है। किसके द्वारा, तब आप लिखेंगे बाय टॉम फ्रॉम हिज फादर्स कबर्ड, कहां से, ठीक है, ये एक मॉडिफायर जोड़ दिया। अच्छा, इसी तरह जो है आपका एग्जाम्पल, एक चीज ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V4 एडजेक्टिव का काम करता है, तो पैसिव वॉइस में कहां से कैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ध्यान दीजिए। अगर मैंने कहा आई हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग, एक्टिव वॉइस में देखिए, ध्यान दीजिए, पहले एक्टिव वॉइस में जो है हिम के बारे में बात हो रही है। मैंने बोला कि पार्टिसिपल किसी भी नाउन के पहले या बाद में आती है, क्योंकि उसका काम ही है एडजेक्टिव बनना। जब वो एडजेक्टिव बनेगा तो अपने आसपास किसी नाउन को वो जो है मॉडिफाई तो जरूर कर रहा होगा। इसमें देखो आई एक्टिव वॉइस में हिम को मॉडिफाई कर रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग। पैसिव वॉइस में आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। अब इसमें देखो आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम। अब इसमें जो है आई हर्ड अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस में सॉन्ग क्या है, नाउन है। बीइंग संग बाय हिम क्या है बेटा, ये पार्टिसिपल फ्रेज है ना, जो इस नाउन को कर रहा है। भाई भले ही हमारा व्यक्ति नहीं, लेकिन है तो नाउन ना। तो आई हर्ड अ सॉन्ग बीइंग संग बाय, यहाँ पे ये इसी को जो है क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इसमें देखिए आई सॉ टॉम स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज कबर्ड, तो स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज कबर्ड जो है एक्टिव वॉइस में है, और ये मेन सब्जेक्ट में टॉम को जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब आई सॉ मनी बीइंग स्टोलन बाय टॉम में देखिए मनी आपका नाउन है, और बीइंग स्टोलन फ्रॉम द कबर्ड जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टिसिपल चाहे अकेला चाहे फ्रेज में आए, अपने आगे या पीछे कोई नाउन जरूर होगा जिसको वो डिस्क्राइब करेगा। लेकिन बेटा जेरेंड के केस में ऐसा नहीं था। जेरेंड का जो आपको अगर याद होगा, मेरा पिछला वाला वीडियो देखेगा, जेरेंड और पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस में अंतर होता है। अगर आपको याद है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बता रही हूँ, तभी आप पता चल जाएगा कि क्या है। अच्छा देखिए, जेरेंड वाला मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ। अगर मैंने लिखा जेरेंड वाला पहले करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दें कि अंतर क्या होता है। जेरेंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम तब करता है, तो पैसिव वॉइस में कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, अब देखो इसमें मैंने लिखा आई हेट प्लेइंग कार्ड्स। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, आई हेट प्लेइंग कार्ड्स ये जेरेंड का है। सिंपल जेरेंड जो मैंने बोला था आईएनजी लगाकर बनता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आई हेट प्लेइंग कार्ड, इसमें जो है मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है और जेरेंड का जो सब्जेक्ट है, यानी जेरेंड का जो
सब्जेक्ट है, दोनों एक ही व्यक्ति है। आई हेट प्लेइंग कार्ड्स यानी मैं ही हूं वो व्यक्ति जो ताश खेलने से मतलब क्या करता है, हेट करता है। अभी हम पार्टिसिपल में क्या देख रहे थे, मेन वर्ब का नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट काम कर रहा था। इसमें जो है मेन वर्ब ही दोनों काम कर रहा है, हेट करने का और खेलने का, है ना। सो आई हेट प्लेइंग कार्ड्स, ये आपका जेरेंड है। कैसे पहचानेंगे वो भी हम बता रहे हैं। आई हेट प्लेइंग कार्ड्स। अब इसका जो बनेगा पैसिव वॉइस तो वो इस तरह बनेगा, आई हेट, इसमें भी बीइंग प्लस V3 लगता है बेटा, बीइंग प्लेड कार्ड्स। ठीक है, अब दोनों को हम आपको समझा रहे हैं। एक पार्टिसिपल, ये जेरेंड का एग्जाम्पल लिखा और एक पार्टिसिपल का लिख रहे हैं, फिर अंतर बता रहे हैं। मैंने लिखा आई सॉ, देखो वर्ब ऑफ परसेप्शन पार्टिसिपल में आता है, आई सॉ हर I saw her हर नहीं लिख रहा है। अब देखो मैं लिख रही हूं, I saw the teacher scolding, I saw the teacher scolding him। अब इसका बना दे हम पहले पैसिव, आई सॉ, हिम का क्या बनेगा, हिम, आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैंने जेरेंड और पार्टिसिपल यानी सिंपल जेरेंड का जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, सिंपल जेरेंड का, और जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, दोनों का मैंने क्या लिखा है, पैसिव वॉइस लिखने की कोशिश की है। आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई हेट प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें जो है सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, हेट करने का और प्लेइंग कार्ड्स यानी कार्ड्स खेलने का। यानी जब वो कार्ड खेलता है तब उसको हेट करता है। दोनों काम एक साथ हो रहा है, हेट करने का और प्लेइंग कार्ड्स, यानी जब भी वो ताश खेलता है वो उसे अच्छा नहीं लगता, वो घृणा करता है। आई हेट प्लेइंग कार्ड्स, ध्यान रखिएगा कि डूअर एक ही व्यक्ति है जेरेंड का। यानी जैसे मैंने बोला ना, आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, आई हेट प्लेइंग कार्ड्स, इस तरह। मतलब सब्जेक्ट जो है मेन वर्ब का वही आपका जेरेंड का भी सब्जेक्ट है। लेकिन जब पैसिव में चेंज हो जाता है तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट तो आई है आई हेट, बीइंग प्लेड कार्ड्स जब हो जाता है तो ये बीइंग प्लेड कार्ड्स का जो सब्जेक्ट है ये कोई और हो जाता है, यानी ताश खेला जाना। अब खेला जाने का मतलब है मैं नहीं खेल रहा उस समय, कोई और व्यक्ति खेल रहा है, अब मुझ पर काम हो रहा है। मतलब मैं घृणा करता हूं क्या, ताश का खेला जाना मैं घृणा करता हूं। तो ये जेरेंड हो गया। पहले एक्टिव में क्या था कि सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा था, हेट करने का और खेलने का। भाई जब भी वो खेलता है हेट करता है। और पैसिव में जब चेंज हो गया तो मैं हेट करता हूं क्या, ताश का खेला जाना। अब खेला जाना, ताश खुद नहीं खेल रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा खेला जाना। ठीक है, तो आई हेट बीइंग प्लेड कार्ड्स यानी मुझे जो है ताश खेला जाना नहीं पसंद है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस जो है वो काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, आई हेट बीइंग प्लेड कार्ड्स बाय पीपल, या आई हेट बीइंग प्लेड कार्ड्स बाय माय फ्रेंड्स। तो ये दूसरे के द्वारा है। पैसिव में मैं घृणा कर सकता हूं, लेकिन खेलने का काम जो है बीइंग प्लेड वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो अभी मैंने आपको समझाया, आई सॉ द टीचर स्कोल्डिंग हिम। अब इसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा सब्जेक्ट ने देखा किसे, टीचर को।
तो आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट आपका टीचर हो गया, स्कोल्डिंग हिम, ये स्कोल्डिंग जो है वो काम कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। मैंने टीचर को डांटते हुए देखा उसे, है ना, मैंने तो देखा उसे लेकिन वो टीचर को डांट रहा था। तो इससे जो है इसमें क्या था, सब्जेक्ट के द्वारा दोनों काम हो रहा था, हेट करने का और खेलने का, और पैसिव पे क्या हो रहा था, हेट करने का काम तो हो रहा था लेकिन खेलने का काम किसी और व्यक्ति के द्वारा हो। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है, मैंने ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट ने देखा ऑब्जेक्ट को कोई काम करते हुए, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम को हम सामने ले आएंगे, क्योंकि ये आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हिम है। तो मैंने देखा उसे बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा डांट खाते हुए, मैंने देखा उसे टीचर के द्वारा डांट खाते हुए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव वॉइस क्या हो गया, मैंने देखा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ध्यान से फिर से देखो, मैंने देखा ऑब्जेक्ट, यानी ये तो हो गया आपका पार्टिसिपल है बेटा, ये पार्टिसिपल है और ऊपर वाला जेरेंड है। तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, देखा मेन वर्ब हो गया आपका, द टीचर ऑब्जेक्ट हो गया, और स्कोल्डिंग हिम जो है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाया तो मैंने देखा, वो तो सही है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, फिर ये जो हिम आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है, हम उसको लेके आएंगे। मैंने देखा उसे बीइंग प्लस V3 डांट खाते हुए बाय द टीचर। अब ये बाय द टीचर हम लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब अभी हम कह सकते हैं ना, मैंने उसे डांट खाते हुए देखा, हाँ भाई मैंने उसे डांट खाते हुए देखा है। तो ये अंतर है जेरेंड और पार्टिसिपल में, दोनों की पैसिव वॉइस हम बता रहे हैं आपको, लेकिन सिर्फ हम बता रहे हैं सिंपल जेरेंड की और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की। लेकिन बेटा पहचाने कैसे पहचाने कि इस तरह के सेंटेंसेस आ जाए अगर, तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये वाला जो है ये जो है जेरेंड का पैसिव वॉइस है और ये वाला जो है सेंटेंस वो पार्टिसिपल का है। तो जेरेंड का काम क्या होता है, जेरेंड का काम होता है नाउन बनना, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, ये सब होता है। और आपका पार्टिसिपल का काम क्या होता है, एडजेक्टिव बनना। तो देखते हैं कि ये कैसे पहले नाउन का काम कर रहा है। इसमें देखो आई हेट, पहचानिए कैसे हम पहचानेंगे, जेरेंड एक्टिव वॉइस में जेरेंड है और पैसिव वॉइस में जेरेंड है, और एक्टिव वॉइस में पार्टिसिपल है और पैसिव वॉइस में आई हेट। अब देखो सब्जेक्ट आई हो गया, हेट हो गया वर्ब। ठीक है, आई हेट क्या, अगर मैं कहती हूं मैं घृणा करती हूं तो दो क्वेश्चन आ सकता है, क्या घृणा करती है, किसे घृणा करती है, आई हेट व्हाट एंड whom, है ना। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये है कि मेन वर्ब में आप क्या और किसे पूछे और उसके उत्तर में जो आए वो ऑब्जेक्ट है। तो आई हेट किसे या क्या, तो प्लेइंग कार्ड्स, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बेटा, प्लेइंग कार्ड। आई हेट क्या का उत्तर दे रहा है, आई हेट व्हाट, प्लेइंग कार्ड। तो आप समझ जाएंगे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो इसका मतलब ये जेरेंड है ना। ये तरीका है पहचानने का कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करने लगे या सब्जेक्ट का काम करने लगे तो आप पहचान जाएंगे भाई ये तो कोई नाउन तो है नहीं कि डिस्क्राइब कर रहा है। अगर कोई नाउन यहाँ पे होता है डिस्क्राइब करता तभी तो वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो बहुत ही नेचुरल है कि ये हो गया आपका जेरेंड। अब इसमें देखो कैसे पहचाने, इसमें भी वही चीज है, आई हेट क्या, बीइंग प्लेड कार्ड्स, तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, यानी हेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है दोनों। आई हेट व्हाट, प्लेइंग कार्ड्स, आई हेट व्हाट, बीइंग प्लेड कार्ड। पहले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, दूसरे में किसी और के द्वारा काम किया जाना उसको पसंद नहीं है, आई हेट बीइंग प्लेड कार्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो दोनों जेरेंड है, पहचान गए। अब इसमें क्या है, आई सॉ द टीचर, मैंने टीचर को देखा, स्कोल्डिंग हिम। अब ये देखो ये नाउन आ गया, आई सॉ द टीचर,
नाउन के बाद स्कोल्डिंग हिम आ रहा है तो एक्टिव वॉइस में ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पहले एक नाउन है। और इसको कैसे पहचाने? आई सॉ हिम बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी आपका हिम आ रहा है, प्रोनाउन है, तो ये इसका जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए 2-3 और एग्जाम्पल देने के बाद हम इस वीडियो को खत्म करते हैं कि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, लेंदी बन चुका है। तो 2-1 एग्जाम्पल और दे दे। इसका पार्टिसिपल वाला जेरेंट अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको, जेरेंट तो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी, फिर हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान से आप उसको देखिए कि कैसे ये जो है प्रेजेंट जो पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म में है और उसको कैसे हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। आई सॉ सम गूंस अटैकिंग अ पर्सन, मैंने देखा कुछ गुंडे जो है एक व्यक्ति को अटैक कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो आई हो गया आपका मेन वर्ब, दूसरा पेन ले ले हम। अब ध्यान दीजिए आई क्या हो गया आपका, आई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने देखा तो सब्जेक्ट के द्वारा मेन वर्ब का काम हुआ, देखने का। ठीक है, किसे देखा? सम गूंस, गूंस हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो गूंस आपका जो हो गया ये नाउन हो गया, गूंस यानी गुंडे। और उसके पहले नाउन के पहले आप कुछ भी लगा सकते हैं, द है, अ है, दिस है, सम है, ये क्वांटिफायर्स है बेटा सम। तो आई सॉ सम गूंस, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना भाई। आप कहते हैं ना मैंने देखा कुछ गुंडों को, तो ये कुछ गुंडे हो गए। मैंने देखा एक गुंडे को, तो अ हो जाता। मैंने देखा द गुंडे को, तो विशेष मैंने गुंडे को स्पेसिफाई कर दिया। मैंने देखा 2 गूंस, 2 गुंडों को, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ गुंडों को देखा, आई सॉ सम गूंस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया अटैकिंग अ पर्सन, यानी मेन वर्ब में मैंने देखा ऑब्जेक्ट कुछ गुंडों को, लेकिन गुंडों का काम क्या है? लोगों को अटैक करते हुए, यानी एक व्यक्ति को अटैक करते हुए। मैंने देखा कुछ गुंडों को एक व्यक्ति पर अटैक करते हुए। अब इसकी पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा इस तरह, आई सॉ के बाद सम गूंस तो हम नहीं लिखेंगे, है ना। अब क्या होगा देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और उसका ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन। तो आई सॉ अ पर्सन, अब V3 लगा दो बीइंग के साथ, बीइंग क्या था? अटैक, फिर ATA अटैक, CK ED अटैक्ड। आई सॉ अ पर्सन बीइंग अटैक्ड। अब देखो मैंने जो है ज्यादातर बेटा डूअर बोलने की जरूरत नहीं होती, मैं क्योंकि हम जब कॉमन बात करते तो हम कहते मैंने कुछ गुंडों को उस एक व्यक्ति पर अटैक होते हुए देखा। लेकिन जब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हमने देखा कि कुछ गुंडों को अटैक करते देखा मैंने। अब आपको जब जरूरी है कि बोलना कि एक व्यक्ति पर, तो आप लिख सकते हैं आई सॉ अ पर्सन बीइंग अटैक्ड बाय सम गून। अब जरूरी नहीं है कि आप ये बोले कि कुछ गुंडों के द्वारा, हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति पर हमने अटैक होते हुए देखा। जब हम बात करते हैं हम जरूरी नहीं है हम कि ये बोलते हैं कि मैंने एक व्यक्ति पर कुछ गुंडों के द्वारा अटैक होते हुए, हमला होते हुए देखा। हम कहते हैं मैंने एक व्यक्ति पर अटैक होते देखा है सड़क में, तो आप चाहे बाई लगाए चाहे ना लगाए। ठीक है, अब इसमें देखिए द पुलिसमैन ऑब्जर्व्ड, द पुलिसमैन हो गया आपका सब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड हो गया वर्ब, ये भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया? द थीफ, चोर। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कंस्पायरिंग अ थेफ्ट। तो पुलिसमैन ने ऑब्जर्व किया चोर को षड्यंत्र करते हुए, किसके बारे में? चोरी के बारे में, थेफ्ट यानी चोरी। तो द पुलिसमैन ऑब्जर्व द थीफ कंस्पायरिंग अ थेफ्ट। अब इसको भी हम ऐसे बनाएंगे कि द पुलिसमैन सब्जेक्ट लिख लिया हमने, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है, यानी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है थेफ्ट। तो द पुलिसमैन, उसके बाद क्या था? वर्ब पहले लिखेंगे, क्या है? ऑब्जर्व्ड। द पुलिसमैन ऑब्जर्व्ड अ थेफ्ट। अब उसके बाद बीइंग V3, बीइंग
कंस्पायरिंग का क्या होता है? कंस्पायर्ड। ठीक है, अब देखो इस तरह हम कह सकते हैं, बाई लिखे चाहे ना लिखे, हमने कहा द पुलिसमैन ऑब्जर्व्ड अ थेफ्ट बीइंग कंस्पायर्ड, यानी पुलिसमैन ने ऑब्जर्व किया एक चोरी को षड्यंत्र रचते हुए। चोर को षड्यंत्र रचते हुए नहीं, किसी चोरी के बारे में षड्यंत्र रचते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द पुलिसमैन ऑब्जर्व द थेफ्ट बीइंग कंस्पायर्ड, किसके द्वारा? चोर के द्वारा। बाय अ थीफ भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ये अच्छे से आ गया होगा बिना कोई प्रॉब्लम के। और ये कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्योंकि देखिए, आई सॉ अ पर्सन, पर्सन आपका नाउन है और नाउन के बाद ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद इसको देखिए, द पुलिसमैन ऑब्जर्व द थीफ, ये नाउन है। कंस्पायरिंग अ थेफ्ट आपका क्या हो गया? ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है जो इसके पहले यानी उसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी आपको ध्यान देना है, पहचानने का तरीका यही है कि अगर जेरेंड है तो वो जरूर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर वो पार्टिसिपल है तो अपने से पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को वो जरूर से डिस्क्राइब करेगा या मॉडिफाई करेगा। द पुलिसमैन ऑब्जर्व्ड अ थेफ्ट बीइंग कंस्पायर्ड। अब यहाँ पे थेफ्ट क्या है बेटा? थेफ्ट चोरी है। ठीक है, थीफ चोर होता है लेकिन थेफ्ट चोरी होता है, जो कि नाउन है। तो ये हो गया। तो उम्मीद है मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में पैसिव पार्टिसिपल के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें परफेक्ट जो है पैसिव के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा जो है इसका नंबर 2 वीडियो है पैसिव के बारे में। तो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को देखिए, शेयर करिए और हो सके तो कमेंट जरूर लिखिएगा एक आध सेंटेंसेस बना के। तो इससे जो है मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और भी डीप में जाके वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं इंटरव्यूज लेती हूँ और स्पोकन इंग्लिश के बारे में बोलती हूँ। उसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश। कोशिश करिएगा उस वीडियो को देखने का और सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच।